हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से शिक्षार्थी में। मैं हूं हर्ष कुमार और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस एंड इन एनिमल्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम भी एनिमल ही हैं। अब आप कहोगे भैया क्या कह रहे हो, लेकिन ये सच बात है। हम भी एनिमल्स हैं, लेकिन हम कुछ ज्यादा डेवलप्ड हो गए हैं। एनिमल ही हैं हम, लेकिन कुछ ज्यादा डेवलप्ड वाले एनिमल। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में। देखिए, अगर आप न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे चैप्टर आपको एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और रेस्पिरेशन। ऐसे चैप्टर हम इसी वीडियो में जो है कि कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है? जो हम जीवन जीते हैं वही लाइफ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जीवन में जो जो काम कर रहे हैं वो सारा लाइफ प्रोसेस है। खाना खा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस है। सांस ले रहे हैं, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही लाइफ प्रोसेस है। तो बच्चों, आप खाना खाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस खाने को हमने खाया तो बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में, लेकिन वो टूट किस में गया? छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और इसी बात को आज हम समझेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए डाइजेशन के बारे में। ठीक है, डाइजेशन को समझ लेते हैं। डाइजेशन क्या होता है? देखिए, द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ large substances into smaller substances is known as digestion. ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। सिंपल है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम जान लेते हैं ये डाइजेशन हमारे अंदर कैसे होता है। ठीक है, ह्यूमंस में ये कैसे होता है। तो चलिए, तो अब हम जान लेते हैं कि डाइजेशन हमारे अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो हमने खाना खाया। ठीक है, हमने खाना खाया है। अब ये खाना पहले जाएगा माउथ के अंदर। ठीक है, बक्कल कैविटी में माउथ के अंदर जाएगा। ठीक है, माउथ के अंदर कुछ सैलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, वो सैलाइवा आपके माउथ के अंदर जो है कि फिल कर देंगे। ठीक है, यही जो है कि सैलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में जो सैलाइवा आती है, लार आती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सैलाइवा क्या काम करता है? आखिर इससे जरूरी क्या है सैलाइवा का? सैलाइवा ना हो तब भी तो हम खाना खा लेंगे, लेकिन आप ऐसे सूखी चीज आप अपने गले के अंदर नहीं निगल सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सूखी होगी तो आपके गले में भी वो चोट पहुंचा सकती है। इसलिए सैलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सैलाइवा को आपके माउथ के अंदर जो है कि फिल करते हैं, ताकि जो खाना है वो बहुत गीला हो जाए और आपके गले को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ने यहाँ पे सलाइवा को छोड़ा, आपके मुंह के अंदर जो है कि खाना आया। भी आपने उस खाने को चबाया। चबाने के बाद आपने उस खाने को जब निगला तो यहाँ पे अब वो खाना कहाँ से जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। ठीक, ईसोफेगस में कैसे जाएगा? ईसोफेगस में वो जाएगा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करके। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होती है? देखिए, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती है सुगड़ना वापस रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। ठीक है,
जैसे ऐसे ऐसे करके, मतलब जैसे आप, मैं यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे जो है कि रिलैक्सन हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रखा है, और यहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब दब गया है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सन होते होते खाना हमारे ईसोफेगस से होके आएगा स्टोमक में, ठीक है। अब खाना आ गया है हमारा स्टोमक में। स्टोमक में आपको तीन प्रकार के जो है कि सब्सटेंस मिलेंगे। पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि हमने पहले पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा रखा है एसिड बेस साल्ट, उसमें बताया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो स्टोमक में आपको मिलेंगे HCl, म्यूकस, पेप्सिन, ठीक है। HCl क्या करता है, जो खाना है हमारा उसको एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनाने की जरूरत क्या है, खाना बिना एसिडिक के भी तो जा सकता है, लेकिन नहीं। जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो इसके लिए एसिडिक नेचर होना बहुत जरूरी है, इसलिए HCl है वो खाने को एसिडिक बना देता है, और जितने भी खाने में बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उन सबको जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। म्यूकस, म्यूकस एक पदार्थ है जो कि मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपका नाक है, ठीक है। नाक की जो म्यूकस है उस वो हमारी जो स्टोमक है इसकी लाइनिंग पे होती है, ठीक है। ये म्यूकस जो है कि ये ये म्यूकस है, ठीक है। ये लाइनिंग पे बनी होती है। ये क्या करती है, ये जो HCl है ये एसिड है, बहुत ज्यादा तेज एसिड है, ठीक है। ये आपको ऑब्वियसली पता लग रहा होगा कि जो हमारा खाना है उसको ही ये जो है कि गला दे रहा है, तो ये हमारे पेट को कैसे जो है कि छोड़ देगा, तो ये छोड़ेगा, म्यूकस छुड़वाएगा इससे, ठीक है। म्यूकस एक लाइनिंग होती है जो कि हमारे जो स्टोमक में होती है। ये क्या करती है, जो HCl होता है उस HCl से स्टोमक को बचाती है। पेप्सिन, पेप्सिन एक और पदार्थ होता है जो कि हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करता है हमारे पेट में। अब स्टोमक से ये खाना यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ ये खाना आया। अब यहाँ इस खाने में देखिए ऐड होंगे बाइल जूस, जो कि क्या करेगा, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लैडर हमारे लीवर के अंदर ये जो है कि गॉल ब्लैडर होता है, ये सीक्रेट करेगा बाइल जूस, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर यहाँ से बाइल जूस सीक्रेट करेगा, यहाँ पे आके वो खाने में मिल जाएगा, ठीक है। आगे आप जो कि 10th क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो बाइल जूस है ये फैट का जो है कि डाइजेशन करता है, ठीक है। अब बाइल जूस ने यहाँ पे बाइल जूस एक्सक्रीट हो गया है गॉल ब्लैडर से। अब यहाँ पे ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज भी पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है, जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोमक से जो है कि खाना आगे आ रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट होते होते। अब यहाँ पे आके ये जो खाना है ये पहले जाएगा इस रास्ते से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद भी इसका काम रह जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, खाने को एब्जॉर्ब करती है और पचाती है, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस होता है इसके अंदर, वो भी ये रिलीज करती है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी जो है कि बिलाई। बिलाई इसमें मौजूद होती है जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है फूड को, मतलब जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड उसको अपने अंदर ले लेती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। देखिए बिलाई के स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ कि आखिर होती कैसे है थोड़ी बहुत। जैसे मान लो जो है कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आपसे बिलाई कोई पूछे बिलाई क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करती है। होती किसके अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है।
ये बिलाई हमारे स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ से जो खाना जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो भी खाना गया वो ये बिलाई जो है कि एब्जॉर्ब कर लेगी। अब आगे बढ़ेगा खाना, एब्जॉर्ब होते होते, डाइजेस्ट होते होते आगे बढ़ रहा है। अब आगे ये खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते होते, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते होते ये अब जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा खाना आ चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, आपने खाना खाने के बाद पानी भी तो पिया है, तो पानी डाइजेशन कैसे होगा? पानी का डाइजेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब होगा फूड का जितना भी है। ठीक है, अब हमारा खाना आ गया है रेप्टम में। रेप्टम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी भाग। रेप्टम लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी भाग आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाना इकट्ठा होगा। ठीक है, अब खाना यहाँ पे इकट्ठा हो गए, एनस, एनस से हमारे जो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप उसको एक्सक्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको डाइजेशन समझ में आया होगा, डाइजेशन हमारे अंदर कैसे होता है वो समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज और करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन सांस को हम कहते क्या है? ब्रीथिंग। हाँ, सांस लेने को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने अभी जो डाइजेशन करा है, तो हमारा कुछ फूड डाइजेस्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन वो डाइजेस्टिव फूड गया कहाँ? ठीक है, तो वो आएगा यहाँ। ये टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो मैं एक आपको पहले ही बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम ही चीज है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। रेस्पिरेशन आप पहले समझ लीजिए मेरे साथ। रेस्पिरेशन is the process in which energy is released by using digested food। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? जो हमने जो डाइजेस्ट करा है अभी फूड, उस फूड से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी सिंपली बात है, एनर्जी हम इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम कुछ वर्क कर सकें। ठीक है, वर्क करने के लिए एनर्जी जरूरी है, लेकिन ब्रीथिंग भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ब्रीथिंग नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। लेकिन रेस्पिरेशन अलग चीज है और ब्रीथिंग अलग चीज है। ब्रीथिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्रीथिंग होती है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल। लेकिन हम इनहेल कर क्या रहे हैं? एयर, सिंपली बात है, एयर। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। ठीक है, क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। इनहेल ऑफ एयर एंड एक्सहेल ऑफ एयर। ठीक है, तो ब्रीथिंग बस यहीं पे समाप्त हो जाता है। इनहेल करा एयर को, एक्सहेल करा एयर को, ब्रीथिंग खत्म। लेकिन रेस्पिरेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। रेस्पिरेशन में आपके बॉडी सेल्स में जब वो एनर्जी बनेगी, उस प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब रेस्पिरेशन को डिटेल में समझ लेते हैं कि वो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है।
चलिए डायग्राम बना लेते हैं, जिससे हम समझ पाए कि जो है कि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है। चलिए, तो डायग्राम हमने अब बना लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम कौन सी जो एयर है वो लेते हैं और कौन सी जो गैस है वो छोड़ते हैं, है ना। कौन सी मतलब जो हम लेते हैं उसमें कौन सी गैस ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंस होती है, और जो हम छोड़ते हैं उसमें कौन सी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए, इनहेल हम करते हैं ऑक्सीजन। आप छोटी क्लासों में और भी पढ़ा होगा, आपने ये पहले से ही पढ़ रखा होगा कि हम जो इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम वही एयर एक्सहेल करते हैं अपनी बॉडी से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, लेते हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी है, इनहेल करते वक्त भी हम वो लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होती है। लेकिन एक्सहेल करते हैं तो उसका अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। चलिए, तो हमने एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको इनहेल करा है। ठीक है, तो वो इनहेल एयर जो कहाँ जाएगी, वो जाएगी पहले नॉस्ट्रिल्स में। आप मुंह से भी सांस ले सकते हो और आप अपनी नाक से भी सांस ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मुंह से लेनी है तो आप यहाँ से जो कि माउथ पैसेज से ले सकते हो, बकल कैविटी से भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप वो नाक से आपको नहीं, नोज से जो कि एयर लेनी है, तो वहां से ये जो है कि रास्ता रहेगा। आप पहले जो एयर जाएगी वो नॉस्ट्रिल्स में जाएगी, नॉस्ट्रिल से होते होते नेजल पैसेज मतलब नाक का रास्ता, नाक के रास्ते से होते होते वो एयर कहाँ पहुंचेगी, लैरिंग्स। लैरिंग्स कुछ नहीं होता है, वॉइस बॉक्स होता है जिसकी मदद से हम बोल पाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी ये बस सुन लीजिए कि लैरिंग्स में हवा जाती है। ठीक है, अब जो हमने एयर जो है कि इनहेल करी है वो और नीचे जाते जाएगी, नच जाते जाएगी, ट्रैकिया में पहुंच जाएगी। देखिए, आपने अभी पिछले जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें ईसोफेगस पढ़ा होगा। देखिए, ईसोफेगस होता है फूड पाइप जिसमें खाना जाता है, लेकिन ये जो ट्रैकिया है ये होती है विंड पाइप। ठीक है, इसमें हवा जाती है और ईसोफेगस में फूड जाता है। ट्रैकिया से हवा होते होते कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स मतलब जो एयर पाइप है, ट्रैकिया है, वो दो हिस्सों में टूट गई है। उसके एक एक हिस्सों को हमने कह दिया ब्रोंकाई। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स में जाते ये जो ब्रोंकाई है, ये जो एरिया है ये अंदर जाएगा और बहुत सारी जो है कि ब्रोंक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक है, एयर पाइप बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स उससे निकल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में बहुत सारी जो है कि ब्रोंक्यूल्स निकल जाएंगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि उसकी एंट्री होने वाली है जो है कि एल्वोलाई। ठीक है, ये है एल्वोलर सैक। एल्वोलर सैक मतलब इसमें एल्वोलाई, एल्वोलाई एक है। एल्वोलाई का बहुत सारे एक ही मतलब गुच्छे बन जाना, बहुत सारी एल्वोलाई का एक ही जगह पे बहुत बड़ा गुच्छा बन जाना एल्वोलर सैक कहलाता है। ठीक है, अब ये एयर जाएगी बेटा एल्वोलाई के अंदर। ठीक है, एल्वोलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, एल्वोलाई की मदद से ही जो है कि हम गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एल्वोलाई की मदद से। ठीक है, तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्वोलाई, एल्वोलाई की मदद से ही हम जो है कि रेस्पिरेशन कर पाते हैं। अगर एल्वोलाई नहीं होती तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से नहीं निकल पाती और हमारी डेथ भी हो जाती। इसलिए एल्वोलाई इज मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एल्वोलाई में ये एयर गई। ठीक है, एल्वोलाई में एयर गई, अभी हमारे जो हमने एटमॉस्फेयर से ली है एयर, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, है ना, और हमारे जो एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए, तो हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ भेज देगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली गई, लेकिन जो हमने इनहेल करी है ऑक्सीजन वो हमारे ब्लड में आ गई। ठीक है, ये एल्वोलाई के बाहर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज से कनेक्टेड होते हैं। कैपिलरीज मतलब नसें, नसें आप कह सकते हो, जहां नसें और वीन्स और आर्टरी
एक जगह जुड़ती हैं, वहां कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में यहाँ से ऑक्सीजन, एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड वेसल्स में, ब्लड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एल्वोलाई में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज होती है यहाँ पे। ठीक है, एल्वोलाई में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब जब हमने इनहेल करी, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन है हमारा, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या है? देखिए, एक मसल है, मसल्स का एक गुच्छा है जो कि हमारे यहाँ पे जो है होता है। ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करता है। मतलब देखिए, अगर आप नॉर्मल खड़ी हैं तो ये ठीक है, जब हम इनहेल करेंगे, इनहेल जब हम करेंगे तो ये डाउनवर्ड्स चला जाता है, ऐसे होगा ये। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे होगा डायग्राम। ठीक है, जब हम शांत करेंगे, जब हम इनहेल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और अपवर्ड मूव करेगा जब हम इनहेल करेंगे। और जब हम एक्सहेल कर देंगे तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा। जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा, फिर से ऐसा हो जाएगा। तो ये जो है कि डायग्राम ऐसे ही करता रहता है। ठीक है, जब इनहेल करते हैं तो ये डाउनवर्ड आ जाता है, और एक्सहेल करते हैं तो ये अपवर्ड चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेस्पिरेशन खत्म होता है। रेस्पिरेशन में आपको फिर से क्विक रिवीजन में आपको करवा देता हूँ। हमने ऑक्सीजन रिच एयर ली है एटमॉस्फेयर से, जो कि नेजल पैसेज से होते हुए, वॉइस बॉक्स से होते हुए ट्रेकिया में जाती है। यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल यहाँ पे बट जाते हैं, बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं एक लंग्स में हमारे। ठीक है, अब लंग्स जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल से एंड में होता है एल्वोलर सैक, यानी कि एल्वोलाई का गुच्छा। अब एल्वोलाई क्या है? देखिए, एल्वोलाई एक बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसको फंक्शनल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक लंग्स में मिलियंस, लाखों जो है कि एल्वोलाई होती हैं। ठीक है, तो एक एल्वोलाई के डायग्राम हमने यहाँ पे बना रखा है। इस डायग्राम में हो क्या रहा है? हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड में आ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में है, जो कि हमारे कुछ काम की नहीं है, वो कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वेस्ट प्रोडक्ट को भी आउट ऑफ द बॉडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है हमारा खाने बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे जरूरी एनर्जी बनाने में ये हमारे जो है कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो आप एक ये जो इक्वेशन है, ये आपको 10th क्लास में भी देखने को मिलेगी। तो ये आप इक्वेशन पढ़ सकते हो, जैसे कि फूड। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है? फूड हुआ, फूड प्लस ऑक्सीजन, मतलब जो हमने खाना खाया, डाइजेस्टेड फूड जो है कि बॉडी में गया, ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, और वाटर बनाया, और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये आपको अभी पढ़ने की इतनी खास जरूरत है नहीं, मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिया है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ा है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या सिर्फ एनिमल्स ही करते हैं? जी हाँ, प्लांट्स भी करते हैं, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में रेस्पिरेशन इन एनिमल्स ही पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की भी वीडियो जल्दी आएगी। अभी के लिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमन हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, और आपके जो डाउट्स हैं वो खत्म करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय।